में कलीदी मुलजिम पिंकी चौधरी होंगे आज पेश। दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी की कर रही है तलाश। मुल्क में कोरोना के 30,941 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 350 अमवात हुई दर्ज, जबकि इसी अरसे में 36,275 अफराद हुए सेहतियाब। खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने धरना देकर हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आरिफ मसूद सूबे में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद के लिए वजीरों के बेतुके बयानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गांधी स्टैच्यू के नीचे आरिफ मसूद अपने हामियों के साथ धरना दे रहे हैं। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, बड़ी तादाद में कारकुनान नजर आ रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ यकीनन इस मामले को लेकर मुत्तहिद होने की जरूरत भी है और यही कुछ भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। यकीनी तौर पर जब हम हुजूमी तशद्दुद की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को हमेशा भोपाल ने एक बड़ा मैसेज दिया है। जब भी दिलों को जोड़ने की बात हुई है, साथ रहने की बात हुई है, तो भोपाल ने मैसेज दिया। और इस वक्त मध्य प्रदेश में अगर गुज़िश्ता जो है एक हफ्ते की हम बात करें, जिस तरह से कई मामला हुए हैं भोपाल में, इससे पहले भी आरिफ मसूद साहब ने अपने लोगों के साथ जो है यहाँ पर राजभवन का घेराव किया था और आज गांधी जी की मुजस्समे के नीचे बैठकर जो है धरना दिया। और मुतालबा सिर्फ इतना ही है कि जो लोग भी हुजूमी तशद्दुद को, मॉब लिंचिंग को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो वजीरों के बयान आ रहे हैं, उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं अफसोस होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि आरिफ मसूद ने जो काले कपड़े पहना के जो हिंदू बहनों को धर्मांतरण करने की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर आरिफ मसूद हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं ये जो मुतालबा जिस तरह से हो रहा है, इसको किस तरह से इनके इसी बयानों से देश में पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। और ना मुख्यमंत्री लगाम दे रहे हैं, ना कोई पार्टी में लगाम दे रहा है। उसी की वजह से ये अशांति का टापू बना है। हिंदू बहनें मुझे राखी बांधती हैं हिंदू धर्म की संस्कृति के हिसाब से। ये देश पूरे दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ हर मजहब का व्यक्ति रहता है। यहाँ बाबा साहब की हम ये बता देना चाहते हैं, जो प्रोटेम साहब हैं, कि ये देश बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। आपकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे। आपने जो है मॉब लिंचिंग को मामले को लेकर जो है धरना दिया है, लेकिन हुकूमत ये कह रही कि कांग्रेस सियासत कर रही है, हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है और जितने भी लोग हैं मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या कार्रवाई करी हमें बता दें। जो धाराएं, जो वकील बता रहे हैं साधारण धाराएं लगी हैं। विक्टिम कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मॉब लिंचिंग किसी के ऊपर भी नहीं लगी। मॉब लिंचिंग की धाराएं नहीं लग रही। नीमच में बुलडोजर चलता है, बाकी जगह क्यों बुलडोजर छोड़ दिया? क्यों पक्षपात कर रहा हो? क्यों सरकार के मंत्री अनर्गल बयान दे रहे हैं? सीधे सीधे स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई उन सब के घर नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन वजीर दाखिला जो कह रहे कांग्रेस सारे मामले पर बात करी, दतिया के मामले पे चुप है। मैं तो पहले भी कहा कि दतिया के मामले में तो खुद ही गृह मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं। अगर कांग्रेस चुप है तो दतिया के मामले में माननीय ने क्या कर लिया? माननीय कार्रवाई करें। गृह मंत्री ये या विपक्ष के कहने से चलेंगे? इनको तो सरकार चलाना, संविधान की शपथ लिया, मंत्री बने हो। अगर मंत्री बने हो तो कार्रवाई करो, साहस दिखाओ। लेकिन वहाँ पे इंदौर के जो चूड़ी वाले का मामला तस्लीम वाला था, जिन लोगों ने थाने का घेराव किया था, अब उसमें एक नया कनेक्शन बताया जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उसमें 4 के जो कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं इन तमाम घटनाओं की बात सीबीआई की जांच कराने की कर रहा हूं। मैं तमाम इन घटनाओं की बात सुप्रीम कोर्ट से कराने की कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेके इन तमाम घटनाओं की जांच करे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में अगर इस तरह के कोई कनेक्शन है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम सब पक्षधर हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे जो हुजूमी तशद्दुद का जो मामला है, हुकूमत जो कर रही है, कांग्रेस के लोग और जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं तमाम लोग जो है हुकूमत की वर्किंग से खुश नहीं है और उनका मानना है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों को बचाने का काम कर रही है। अगर नीमच के मामले में जो है जो लोग खतावार थे उनके घर गिराए जा रहे हैं, तो रीवा का मामला हो या उज्जैन का मामला हो या देवास के मामले, उन लोगों के घर जो है मुनहदिम क्यों नहीं किए गए? वहीं मेहताब आलम, जिस तरीके से बयानबाजी और मध्य प्रदेश में खास तौर से किसी मामले को लेकर सियासत देखने को मिलती है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आती हैं, तो जिस तरीके से आज ये मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, क्या ये अपनी मुहिम लगातार जारी रखेंगे या फिर इनका मकसद कहीं सियासत तो नहीं?
देखिए मुहिम जो है आज से नहीं, इससे पहले भी जो 3 दिन पहले की अगर बात करें तो आरिफ मसूद साहब ने इस मामले को लेकर राजभवन का घेराव किया था और इससे पहले भी जो है कई बार जो एहतजाज किया। कांग्रेस अपने मामले पे बार बार एहतजाज कर रही है और इसका सिर्फ मकसद इतना है कि जो लोग भी खतावार है, कांग्रेस का ये नहीं कहना है कि जो है किसी को सजा दी जाए, किसी को छोड़, बल्कि का कहना है कि जो भी खतावार है उन सबको सजा दी जानी चाहिए और कानून की बालादस्ती होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो कांग्रेस बार बार हमलावर होती है, घेराव करती है। तो आगे की मुहिम क्या रहेगी? हम लगातार अपनी मांग करते रहेंगे जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाएगी, जब तक विक्टिम को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम तब तक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेहताब आलम, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच चाहते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि दोषियों के खिलाफ, जो गुनहगार हैं, जो इसमें मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई की तरफ से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं आरिफ मसूद? देखिए मुझे कार्रवाई ये अगर की गई होती तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो लोग जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है या कांग्रेस के लोग या जो लोग भी सामाजिक तंजुमों के लोग, वो लोग कहीं पर इत्मीनान होता। लेकिन हुकूमत जो बात कह रही है उस पर इनको इत्मीनान नहीं है। यही वजह है कि आज फिर इन लोगों ने धरना दिया है। बिल्कुल यकीनी तौर से इत्मीनान यूं नहीं है कि बराबर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान अनर्गल आ रहे हैं और बढ़ावा देने वाले आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं कि जो शांति स्थापित हो। एक लाइन में स्पष्ट होना चाहिए, जो घटनाएं हुई हैं सब पर तत्काल कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाए। सब पे एनएसए लगा दे, सबको एनएसए लगा दे तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई में कार्रवाई हो रही है और प्रदेश के अंदर शांति चाहते हैं। इनकी नीयत में संदेह है। जी, आपने सुना कि जो है इनकी नीयत में जो है शुबह है, संदेह है। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार इस मामले को लेकर सड़क पर आ रही है ताकि लोग जो उनके साथ मुतासिर हुए हैं उनको इंसाफ मिल सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके के मामलात मध्य प्रदेश से सामने आए उसमें कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ जिस तरीके के लीडरों के बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आरिफ मसूद एमएलए, इनका एहतजाज और मुहिम लगातार जारी है। अब आगे देखना यह होगा कि इन मामलों को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और ये कब इन पर रोक लगती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के एमरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 40 मंजिला सुपरटेक की जुड़वा टावर मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। यह फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ और एमआर शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वाजे हो के बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से टावरों की तामीर हुई थी। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड बिल्डिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एमराल्ड बिल्डिंग की जो 2 बिल्डिंगें बनी हुई थी उनको 3 महीने के भीतर गिराया जाएगा। हालांकि इस बिल्डिंग को गिराने का खर्चा सुपरटेक ही उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों के मिली भगत से ही इस प्रकार के गलत काम होते हैं। आपको बता दें कि 2009 में सुपरटेक के द्वारा एमराल्ड कोर्ट में 2 बिल्डिंगें बनाई गई थी जो फिलहाल ग्रीन लैंड में बनाई गई थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया था और आज उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो बायर्स हैं जिन्होंने 2 बिल्डिंगों में पैसा लगाया है उन तमाम बायर्स को 12% सालाना ब्याज के आधार पर जो बिल्डर हैं वो उनका पैसा वापस करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिली भगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से रियासत में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कल से स्कूल दोबारा खुलने के तनाजुर में हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत के पास कौन सा साइंसी सबूत है जो कहता है कि कोरोना वायरस कम हो गया है, जबकि माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के बारे में खबरदार कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अगर स्कूल का अमला और तलबा के एक साथ रहने से सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस का शिकार होंगे और कम्युनिटी में भी ये फैल सकता है। अदालत ने ऑफलाइन क्लासेस जारी रखने की इजाजत दी है। तलबा और वालिदैन पर दबाव नहीं डाले जाने की हिदायत दी है।
वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के एक बयान ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की है और कहा है कि गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को गैर इखलाकी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूत तालीम से दूर रखें। जमीयत उलमा ने की वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क भर में जिस किस्म की मजहबी और नजरियाती महाज आजारी हो रही है उसका मुकाबला किसी हथियार से नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी और इसका मुकाबला करने का वाहिद तरीका नई नस्ल को आला तालीम से आरास्ता करना है। जमीयत ने अपने बयान में मुआशरे के बाअसर और अमीर लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज कायम करें। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी के मखलूत तालीम के खिलाफ बयान की गुलजार आजमी ने हिमायत की है। गुलजार आजमी ने कहा है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहकर आला से आला तालीम के हुसूल की इजाजत दी है। मखलूत तालीम मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का सबब बन रहा है। सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मखलूत तालीम के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है मैं उसकी पुरज़ोर तायद करता हूँ। असल में इस्लाम तालीम औरतों की तालीम का मुखालिफ नहीं है। ज़माने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों को तालीम दी जाती थी और उसमें जो थी बहुत सी हदीस की हाफिज़ा हुआ करती थी, बहुत सी कुरान के हाफिज़ा हुआ करती थी और पर्दे में रहकर इस्लाम ने आज भी मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहकर आला से आला तालीम हासिल कर सकती हैं। मखलूत तालीम के हम मुखालिफ इसलिए हैं कि मर्द और औरत, लड़के और लड़की का इख्तिलात एक जगह आग और लकड़ी को इकट्ठा करना है। इस्लाम उससे बचाना चाहता है। आज दुनिया भर में जो वाक़यात हो रहे हैं कि फ़ला लड़की भाग गई, फ़ला के साथ चली गई और उसके नतीजे में जब ये दो फ़िरक़ों के दरमियान इस किस्म की बात होती है तो फसादात होते हैं, मुसलमानों का नुकसान होता है, बिरादरान वतन का नुकसान होता है, दलितों का नुकसान होता है। वहीं इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एक बात समझिए आप, ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन बहुत ज़ोर और शोर से हो रहा है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू चैनल की जानिब से कोरोना से लड़ने के लिए ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई जा रही है। हम सब लोग इस मुहिम के साथ हैं और आप तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं और कोरोना को हराने का यही एक वाहिद ज़रिया है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सभा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सभा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर गामजन है। लखनऊ में मुनक्किदा स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान 1710 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के दौर में भी हमने सबसे बेहतर काम किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे 5 वर्ष में एवरेज तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। दंगा में एक पक्ष का ही व्यक्ति नहीं मरता था, जन और धन की हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी, प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की। फौज के कोर कमांडर ने शोपियां में मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फौज इन मिलिटेंटों का खैर मकदम करेगी जो असल धारे में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इन खानदानों पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को असल धारे में वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन तरीके इख्तियार करें। कोर कमांडर ने कहा कि किसी वाक़े के दौरान अगर कोई मिलिटेंट जख्मी होता है और वो हथियार डालता है तो फौज उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ऑपरेशन के दौरान अगर किसी लड़के ने हथियार डाल दिया, हम गोली खा करके, इंजरी लेकर के, अपनी कैजुअलिटी लेकर के आपके एक बच्चे को बचाते हैं। ये मेरा आपको बात है। जान जोखिम में होती है उस टाइम पे, मगर हम भी अपना फायर ऊपर के कुछ करके अपने बच्चे को, बाकी आपके ऊपर। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा आपसे? कोई किसी को लग रहा है कि भाई क्या बोल रहे हो और कैसी बात कर रहे हो?
मैं आपको एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, मेरा भी बच्चा है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है किसी गलत रास्ते से, मैं भी चाहूँगा मैं अपने पोते की शक्ल देखूँ। ठीक है, आपके पास में 7 बच्चे होंगे, 8 होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एक बच्चा यहाँ पे निकल जाए, वो मर जाए। ठीक है, हर बच्चा अजीज होता है, मुझे यकीन है आपको हर बच्चा अजीज है। आपसे ये रिक्वेस्ट है और आपके थ्रू आपके बच्चों से रिक्वेस्ट है, आ जाओ साथ मिलकर के देश बनाएंगे कश्मीर। ठीक है, आप देख लो चारों तरफ बर्बादी है, कहीं भी गन उठाने के बाद में कहीं खुशहाली हो परिवार में, देश के अंदर, आप मेरे को उस जगह का नाम बता दो। आप सब पढ़ते हो ना, न्यूज़ देखते हो, सब समझते हो, मैं इशारा नहीं करना चाहता कुछ, मैं आपसे वही दिखाना चाहता हूँ कि वो देखिए जिस जगह पे लोगों ने गन छोड़ दिया वापस आ गए उधर खुशहाली खुशहाली। मुल्क में कोरोना के 30,941 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 350 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 36,275 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,70,640 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की पहली और विशेष पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस शो में हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज है क्या और क्यों वे सबसे खास संपत्ति में शुमार हो गई हैं। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। क्रिप्टो करेंसीज मतलब इनक्रिप्टेड टेक्निक से बनी हुई करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपये की तरह ही क्रिप्टो करेंसी से कुछ ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर्ड सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे नोट या सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के यूज सिर्फ कुछ तरह के ऑनलाइन खरीदारी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया एसेट क्लास है। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं, यह जान लेते हैं। पहली वजह है एसेट क्लास। निवेशक इसे एक एसेट क्लास की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी वजह डिसेंट्रलाइज है। इन्वेस्टर्स को यह फैक्ट पसंद है कि क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रल बैंक मैनेज नहीं करते। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी, यानी कि ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा किया जाने वाला रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है। यह ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से ज्यादा सिक्योर है। चौथी वजह है 24 घंटे का मार्केट। क्रिप्टो करेंसी दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करती है। क्रिप्टो करेंसीज के फायदे क्या हैं, यह जान लेते हैं।
क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमत सभी देशों में एक बराबर होती है क्योंकि इस पर किसी भी देश की कोई भी सरकार का हक नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की करेंसी नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी पर और जानकारी के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा